हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ है ना, जहाँ पे जयशंकर साहब यूके का जो काउंटरपार्ट है, मतलब जयशंकर और यूके का फॉरेन मिनिस्टर, उनको उन्होंने जब ये बीबीसी का इशू उठाया था तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि देखिए, इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडिया में जो जो कंपनी काम करता है उन सभी को सेम चीज अप्लाई होगा। एट द सेम टाइम हर किसी को वो चीज ओबे करना पड़ेगा। तो यही इन्होंने बोला है। अब देखिए, इशू तो इतना ही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे और स्पेशली इस वीडियो में हम इसको ना थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली बार बार ये जो फॉरेन कंट्रीज आता है ना, यूएसए, यूके, ये कैसे जो छोटा छोटा डेवलप कंट्रीज है ना, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमी, उनको कैसे ये मतलब इशू क्रिएट करता है। मतलब एक डेवलप कंट्री है, उसका आप मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन आप नहीं सुनेंगे ना, तो वो कैसे डेवलपिंग कंट्री, मान लीजिए छोटा कोई भी डेवलपिंग कंट्री को कैसे बुली करता है, आज हम लोग उसको देखेंगे। फर्स्ट चीज देखेंगे कि देखिए, फर्स्ट जो वेपन वो लोग यूज करते हैं वो है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मैं पॉइंट करके ही बोलूंगा, क्योंकि पूरा एनालाइज करने बैठूंगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो छोटा करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में स्पेशली ये लोग फोकस करते हैं, इंडिया में देखिए कौन है, हिंदू के बाद मुस्लिम से, तो दे विल टारगेट मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए पाकिस्तान के केस में आप सोचिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कम्युनिटी है मुस्लिम, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी है हिंदू। तो यूके और यूएस गवर्नमेंट वो बार बार बोलेगा कि आपके जो कंट्री है ना उसमें हिंदू का इशू हो रहा है। अब सिमिलरली अब इंडिया के केस में वो उल्टा हो जाएगा। पाकिस्तान ने हाँ उसका एक सोल्यूशन निकाला कि वहां पे क्या किया है कि उन लोगों ने जितना हिंदू था उनको मार दिया है। इधर आप मान लीजिए वो जो लड़की को कन्वर्ट करवा देता है, उसके बाद तो प्रोस्टिट्यूशन में उनको इन्वॉल्व करवा देता है। तो पाकिस्तान तो निकल गया है, अब इंडिया तो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का ऐसा तो कल्चर है नहीं। अब पाकिस्तान में तो एक थर्ड क्लास कंट्री में कौन सा कल्चर होता है, वो कंट्री बनाई है 1947 में, तो उसका क्या कल्चर होगा। एनीवेज, तो इसके लिए क्या होता है कि ये इशू बार बार वो रेज करेगा ह्यूमन राइट्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अननेसेसरी थिंग। यूके का जो पार्लियामेंट है ना, वहां पे ये डिस्कशन होता है कि इंडिया का हिंदू और मुस्लिम का क्या सिचुएशन है। ये सब नौटंकी होता है। उसके बाद और एक नौटंकी होता है इनका जो सॉवरेन बॉन्ड होता है ना, तो उसका रेटिंग को लेके, मतलब देखिए रेटिंग आपका अप होगा या डाउन होगा, उससे क्या होता है कि आप इंटरनेशनल, मतलब आपका रेटिंग बहुत अच्छा होगा तो इंटरनेशनल जो फाइनेंस है वहां पे आपका एक्सेस होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फिच हो गया, मूडी हो गया, ये दोनों क्या करता है, जानबूझ के जितना भी डेवलपिंग नेशंस है उनका जो मान लीजिए रेटिंग है ना वो नीचे कर देता है, अननेसेसरी, कोई जरूरत ही नहीं है। इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, ये मतलब यूरोप में उतना अच्छा नहीं है। यूरोप में बहुत सारा जो छोटा छोटा कंट्री है ना, 27 कंट्रीज है, तो उनका भी फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करेगा, वो यूरोप का जो कंट्री है ना उसका फाइनेंस वो छोड़ देता है, वो इंडिया को आगे जाके टारगेट करेगा, या मान लीजिए जो छोटा कंट्री है मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है आपको बुली करने का। और इसके लिए मैं बोलूंगा, एक इकोनॉमिक सर्वे में ना एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इकोनॉमिक हर बार जो लोग तो यूपीएससी या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो पढ़ता ही है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए बोल देता हूँ कि आपको यहाँ पे ना एकदम क्लियरली लिखा है कि डज इंडियन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स, नो, राइट। मतलब सच में जो क्रेडिट रेटिंग होता है कि इज इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, नो, क्लियरली नो, नो। यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई into that the heaven of freedom my father led my country well। यहाँ पे ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही अच्छा कोट है, इसको यहाँ पे लिखा गया है, चित्त जेथा भय शून्य उच्च भारत সেই স্বর্গে করো জাগরিত। तो एक ये बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आपको बुली करने का। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखिए, ये मतलब मैंने 2 पॉइंट बोले, थर्ड पॉइंट यूज करता है कि एनजीओज को जो रिलीजियस कन्वर्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है उनको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने के बाद क्या करता है, बहुत सारा जो इंडिया में जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो रुक जाता है। स्पेशली ये लोग बहाना देता है एनवायरमेंट का। आपको पता होगा ये तमिलनाडु का एक तूतीकोरिन में कॉपर प्लांट था, वो वेदांता का था,
उसको ये इन लोगों ने बंद करवा दिया जानबूझ के। इससे क्या होगा, इससे हुआ लॉस किसका हुआ, इंडिया का हुआ। अभी इंडिया कॉपर किससे इंपोर्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब फायदा क्या हुआ, चाइना को हो गया, लॉस किसका हुआ, इंडिया का पीपल का हो गया। जो लोग शायद वो जो तमिल, एक कॉमन तमिल पीपल वो वहां से कुछ खा रहा था, उसका घर बंद हो गया, ठीक है। और इसी तरह चीजें चलता है, और ये एक सिस्टम है, और ये जानबूझ के किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट ये जो बीबीसी में। बीबीसी का देखिए यहाँ पे दो एंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फॉरेन मीडिया होता है ना, फॉरेन मीडिया बा इंडिया में जितना भी लेफ्टिस्ट मीडिया, जहां पे मान लीजिए फॉरेन मीडिया का एंट्री नहीं है, जैसे इंडिया में आप फॉरेन एंट्री उतना है नहीं है, इनका इतना पेनिट्रेशन नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा, जो इंडिया का लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है ना, जैसे द वेयर हो गया, द वेरी है, द वेयर, द प्रिंट, ये सब जो कंपनी मतलब संस्था है ना, तो ये लोग क्या करता है, इनको टारगेट करता है, मतलब एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है। वो हर बार आपको बोलेगा कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सुबह से रात तक, ठीक है। ये नैरेटिव बिल्डिंग, उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग में मान लो ये लोग थक जाएगा, उसके बाद करेगा ये जो जैसे बीबीसी किया है, टैक्स एवेशन, मतलब आपका जो कंट्री के है ना, उस कंट्री का कोई भी रूल्स रेगुलेशन उसको फ्राउड कर देगा, ठीक है, उसको मानेगा ही नहीं, उसको से जाके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके चला जाएगा। ये लोग इतना नौटंकी करता है, तो ये भी होगा, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद इंस्टिगेटिंग राइट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जैसे ये जो फार्मर प्रोटेस्ट था ना, बहुत लोगों को बोलता है कि अच्छा चलिए फार्मर प्रोटेस्ट एक किसान आंदोलन था ही नहीं, ये खालिस्तानी मूवमेंट था इंडिया में। ये अभी जो नौटंकी चल रहा है ना इंडिया में, खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव किया जा रहा है क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। तो सिमिलरली ये जो 2019 में जब वो कोविड के टाइम पे, इस टाइम पे ये किया, उन लोगों ने ये किया था, तो ये भी एक होता है। ये फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, दिल्ली राइट, शाहीन बाग, अभी जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, ये सब इंस्टिगेटिव राइट्स, मतलब कम्युनल हार्मोनी, मतलब हिंदू को सिख से लड़वाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, ये एक पैटर्न रहता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो टारगेटिंग इंडियन बिजनेसमैन, कि देखिए इसका रीजन वही है, क्यों टारगेट इंडियन बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है, क्योंकि देखिए अदानी और अंबानी, टाटा, बिरला, ये कभी लोग इंफोसिस को टारगेट नहीं करेगा, या नंदन नीलेकणी को टारगेट नहीं करेगा, विप्रो को टारगेट नहीं करेगा, ये ऑलवेज ये अंबानी और अदानी को टारगेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए अंबानी और अदानी ना, जैसे इंडिया में, हाँ हो सकता है आपके घर में कोई लोग अंबानी और अदानी का काम मतलब आप यूज नहीं करते हैं, मतलब वहां पे आपका कोई रिश्तेदार या आपके मम्मी पापा कोई काम नहीं करता है, लेकिन इंडिया में बहुत लोग होता है ना, जो वो लोग अदानी या अंबानी का जितना भी एंटरप्राइजेस है ना, वहां पे काम करता है। और अदानी और अंबानी, याद रखिएगा चीजें, इंडिया में ना ब्लू कॉलर जॉब क्रिएट करता है। ब्लू कॉलर जॉब क्रिएट करना मतलब क्या होता है, जो सेमी स्किल्ड है, और मान लीजिए थोड़ा अनस्किल्ड तो मनरेगा में चला जाता है, सेमी स्किल्स पर्सन के लिए ये लोग जॉब क्रिएट करता है। और सेमी स्किल्स पर्सन के लिए आप जॉब क्रिएट करेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि इंडिया का जो प्रॉपर्टी लेवल है ना, वो वहां से आप निकल जाएंगे। अब प्रॉपर्टी से जब एक बार निकल जाएंगे ना, तब क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनको, अब उनके लिए क्या होगा, आप उनका एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उनका मान लीजिए थोड़ा बहुत हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, मतलब आप वल्नरेबल नहीं होंगे। अब आपको सच में लग रहा है कि ये ब्रिटिश चाहता है कि हम लोग एकदम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है ना, तो आपको इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब सबसे इंडिया में देखिए ऑपोजिशन पार्टी तो दुश्मन है ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये जो फॉरेन पार्टी है, स्पेशली ये यूएस और यूके का, तो ये भी पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रॉइंग योर कल्चर, ये एक बॉलीवुड है, ये तो गंदा नाली का कीड़ा है, ठीक है। ये लोग, ये आर हो गया या कुछ, ये नौटंकी है, जो भी है, ये सब ये नौटंकी आराम से चल रहा है, ठीक है। अब 1980 में उस टाइम पे तो बहुत ये लोगों ने नौटंकी कर लिया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो नहीं है। एक चीज आप सोच के बोलिए, ये लोग एक्चुअली डिलिबरेटली आपका जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। स्पेशली ये लोग हिंदू को टारगेट करता है। क्यों टारगेट करता है, क्योंकि देखिए इसका फंडिंग होता है पूरा आईएसआई से, मतलब ये पाकिस्तान से पूरा फंडिंग होता है। और क्रिश्चियन लोगों का जो कन्वर्शन होता है ना, उसका फंडिंग होता है ये इटली से, स्पेशली पोप करवाता है वो, ठीक है। तो और आपको क्यों ये कल्चर डिस्ट्रॉय किया गया था, मान लीजिए आपका ग्रैंडफादर हो गया और उसका भी ग्रेट ग्रैंडफादर, तो
वो लोग भी तो हमारा एंशियंट पार्ट, मतलब जो हमारा सिस्टम है, कल्चर है, उसको तो अच्छे से उसको निभाए हैं, राइट। एंड वही कल्चर क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन तो पास होता है। इससे क्या होता है कि इंडिया में देखिए कल्चर क्यों है, हमारा कल्चर ये है कि हमारा जो एक फैमिली सिस्टम होता है। अब यूके यूएस में ये सब कुछ नहीं होता है। वहां पे मतलब आप अपने पापा के सामने आप दारू पी सकते हैं, सिगरेट खा सकते हैं, ठीक है, कोई भी लड़की को अपने घर में ला सकते हैं, या आप लड़की है तो कोई भी लड़के को आप घर में ला सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आप यू कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग। इससे क्या होता है कि देखिए मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही होता है कि आपको वर्नरेबल बनाना, ठीक है। और ये लोग ये सब आप अलाउ नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास पापा है, मम्मी है, कि आप आपका पापा आपका मम्मी क्या सच पूछिए, सच बोलिए, क्या ये सब चीजें अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो इन लोगों को अब तकलीफ होता है। तो ये यहाँ पे भी वो करता है क्या, कल्चरली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। एंड ओवरऑल ये सब लोगों को फंडिंग किया जाता है थ्रू एनजीओ। तो ये हर किसी के, जैसे मैंने आपको बोला ना, ह्यूमन राइट, सॉवरेनिटी, एनवायरनमेंट, टैक्स एविशन, इंस्टिगेटिंग राइट, उसके बाद बिजनेस टारगेटिंग ह्यूमन बिजनेस, इंडियन बिजनेसमैन, उसके बाद कल्चर, हर किसी को एनजीओ फंडिंग करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तो ये इंडिया साइड का था। इसके बाद देखिए हम लोग आ जाएंगे कि यूके में क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए यूके में प्रॉब्लम्स वही है कि यूके अभी भी सोचता है कि हम लोग मतलब सुपीरियर है, ठीक है। मतलब यूके ये सोचता है कि इंडिया में तो हम लोग रूल किया है 200 साल, ये लोग तो मतलब काला ब्लैक पर्सन, ये क्या कर लेगा, ठीक है। ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट बहुत ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वो आपको बार बार बोलेगा कि अच्छा चलिए, आपको नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि आप कोशिश करेंगे ना, हाँ, एक तो होता है कि ह्यूमन पोटेंशियल, ठीक है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप कोई भी काम आप कोशिश करते रहेगा ना, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। आप यूके ऐसे बोलता है ना कि आपसे वो होगा ही नहीं, ऐसा एटीट्यूड है उन लोगों का। इवन आपने कुछ एमएनसी में काम किया हुआ था, ये सब तो पूरा कॉमन है वहां पे, ये नौटंकी का अच्छा सा पॉलिटिक्स चलता है। आई डू हैव कपल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे वरना कहीं और पे चला जाएगा। इसके बाद देखिए इन लोगों ने कैसा मैनेज किया है पता नहीं अपने आप को। यूके में जो इन्फ्लेशन है ना, ये 10.5 है भाई, 10.5। इन लोग मतलब इंडिया में आप सोचिए, इंडिया में इन्फ्लेशन रहता है 5-6%। ये आपका नॉमिनल इन्फ्लेशन है, और रियल इन्फ्लेशन और 4-5% है। इनका नॉमिनली इन्फ्लेशन है 10%। अब इसका रियल इन्फ्लेशन आपको इसको ऐड करेंगे ना, और 2-3% कर लीजिए, 13-14% आपका इन्फ्लेशन जा रहा है। ऐसे करके एक कंट्री को ये लोग मैनेज कर रहा है, ठीक है। और इंडिया इसलिए क्या करता है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, इसका क्या होगा, ये धीरे धीरे डी ग्रोथ में चला जाएगा। ये ज्यादा दिन चलता रहेगा ना, ये लोग डी ग्रोथ में चला जाएगा। और इसके बाद ये लोग सोचता है कि ये इंडिया को ज्ञान देगा। सोच से ये इनका जो इकोनॉमी है ना, ये इसका इकोनॉमी इंडिया से भी पीछे है। इंडिया अभी तो 4 या 5 पे, जस्ट फ्रांस और सॉरी जर्मनी और जापान है सामने, बस उन दोनों को पीछे छोड़ना है। इसके बाद देखिए किसी दिन मतलब कभी ऐसा वक्त था कि हम लोग यूएस और यूके से कुछ मांगते थे, ये लोग देता नहीं था हमें, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इंडिया ने ऐसा इतना पैसा इन लोगों के मुंह पे मारा है ना, तो ये लोग अभी हमारा वो गुण गाता है। ये रीजन यही है क्योंकि ये देखिए रिसेंटली एक डील हुआ था जहाँ पे एयरबस और एयर इंडिया का, जहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली बोला था कि आप हमें 47 मतलब 470 प्लेन दीजिए, मतलब 500 के प्लेन दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे ऑलमोस्ट 5.8 लाख करोड़। ये ऑलमोस्ट वो 80 बिलियन के आसपास है। तो इतना पैसा जब आप सोच सकते हैं कि हम लोग एक टाइम पे खाना, हम लोग का खाना नहीं होता था, वहां से यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम वर्ल्ड को बोल रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, लो इतना पैसा, जैसे फेंक के हमने पैसा फेंक दिया। अब ये लोग नाचेगा ही, इनका कोई और काम नहीं है। एनीवेज ये तो मेरा पूरा एनालिसिस था। आपका क्या मतलब आपका मान लीजिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस।